स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने हिटलर के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखते हैं हिटलर ने क्या किया। हिटलर ने जर्मनी का पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी अंडर हिटलर। हिटलर ने जो प्रोमिसेस किए थे उसने उनको कैसे पूरा किया, कैसे उसने जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट किया, आइए चलिए देखते हैं एक साथ। तो अब कोई अच्छा समझदार एक सलाहकार ढूंढा जाए, हिटलर ने सोचा। तो हिटलर ने एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जर्मन इकोनॉमी। और वो कौन था बेटा? वो था हेलमार्ट शाह। हेलमार्ट शाह का जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बंदा था जिसने जर्मनी की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया। अब देखते हैं कि ये कैसे किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसने क्या किया। पहला कि उसने हेलमार्ट शाह को अपॉइंट किया, ये तो हमें पता ही है। दूसरा, उसने स्टेट के पैसे से सुपर हाईवेज और फोक्सवैगन जैसी गाड़ियों के लिए काम किया। उसने रियान लैंड को 1936 में रीऑक्यूपाइड। हिटलर रीऑक्यूपाइड द रियान लैंड इन 1936। ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 एंड जर्मन स्पीकिंग सुदेतनलैंड को उसने एक्वायर कर लिया और उसने युद्ध की पॉलिसी को चुना इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। तो हिटलर ने अपने इकोनॉमिक्स की सहायता से ये कार्य किए। इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हेलमार्ट शाह ने जो पहली सजेशन दी वो दी कि फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए फुल प्रोडक्शन करो। तो सबसे पहले प्रोग्राम चलाया गया इसी तरह से। तो हेलमार्ट का पहला एम था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी में क्या किया गया? आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए सुपर हाईवेज बनाए गए। और फोक्सवैगन, जो ये गाड़ी आप वॉक्सवैगन देख रहे हैं, ये बनाई गई। ये आज भी बहुत ही प्रसिद्ध एक गाड़ी के रूप में जानी जाती है, बहुत कॉस्टली कार के रूप में बेटा ये जानी जाती है। तो ये गाड़ी उस समय की प्रसिद्ध गाड़ी बनाई गई जर्मन की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हिटलर ने अपने टेरिटरी को फैलाने के लिए, जर्मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनाई। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर लेट्स डिस्कस नाउ। अब देखिए बेटा, हिटलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब उसके अंदर जो है वो एक ओवरवेलम पावर आती जा रही है। उसने सबसे पहले जो है वो जर्मनी को लीग ऑफ नेशन, एक एसोसिएशन थी पीस कीपिंग, जिसमें संधि की गई थी शांति के लिए, उससे जर्मनी को बाहर निकाला ताकि जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बना सके। यानी उसने वो संधि, जो लीग ऑफ नेशन एक एसोसिएशन थी, उससे अपने आप को, जर्मनी को अलग कर लिया। दूसरा, उसने रियान लैंड पर, जो कि एक बहुत बड़ा एक एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया, उसको रीऑक्यूपाइड कर लिया जर्मनी के कब्जे से, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी के कब्जे से बाहर चला गया था, जर्मनी से ले लिया गया था, उसने उसको रीऑक्यूपाई कर लिया। एंड नेक्स्ट उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि जर्मनी को ऑस्ट्रिया से, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अलग किया गया था कि तुम दोनों कभी इकट्ठे नहीं होगे, उसी को उसने जो है वो ख़त्म किया। 1938 में हिटलर रीइंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी टुगेदर विद द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। मीन्स क्या हुआ इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य, इसका मीन क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक देश, एक लोग और जो है एक एम्पायर और एक लीडर के अधीन हैं। नो वन कैन सेपरेट देम। दिस वाज अ बोल्ड स्टेप adopted by Hitler to make Germany a strong nation। तो ये बहुत ही एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग उसने कदम उठाता जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को जो है जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा था। और आप इसे समझते जाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो उसने उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या किया, रियान लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, जर्मन ऑस्ट्रिया को फिर से इंटीग्रेटेड कर लिया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, नेक्स्ट उसने जो जर्मन स्पीकिंग एरिया था, सुदेतनलैंड, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे से बाहर ले लिया और जर्मनी का हिस्सा बना लिया। ये भी एक अच्छा स्टेप उसने उठाया, सुदेतनलैंड को जर्मनी में रीइंटीग्रेट कर लिया।
यहाँ एक बात आपके दिमाग में नहीं आई बेटा, यहाँ एक बात सोचने की है कि जर्मनी और हिटलर दोनों ही इतने स्ट्रोंग बन कर के कैसे काम कर रहे थे। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को इतना लॉस सहना पड़ा, आर्थिक हानि हुई, पैसा कम हो गया, फिर उसके बाद ये कैसे हो रहा था? बिकॉज इंग्लैंड हेल्प जर्मनी, इंग्लैंड जर्मनी की हेल्प कर रहा था, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा था, चुपचाप गुप्त रूप से, इसीलिए। तो इस तरीके से बेटा उस तेज़ी से हिटलर को सफलता मिलती गई और हिटलर जो है देश में, जर्मनी में, बाहर सफलता प्राप्त करता रहा और इस तरह से जर्मनी का भाग्य ही, डेस्टिनी ऑफ द कंट्री द कम्प्लीटली रिवर्स्ड, चेंज हो गई। तो हिटलर यहाँ रुकने वाला तो था नहीं, परंतु उसके सलाहकार शॉर्ट ने सलाह दी कि इतना ज़्यादा पैसा सेना में मत लगाओ, क्योंकि फाइनेंसिंग जो है डिफेक्ट हो गया, कम हो गया है, पैसे की कमी होती जा रही है। और हिटलर सेना में, आर्मी पे, इक्विपमेंट्स पे बहुत खर्चा कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो शार्ट सजेस्टेड हिम नॉट टू इन्वेस्ट सच अ ह्यूज अमाउंट इन आर्मी। तो हिटलर को तो शक करने वाले तो लोग पसंद नहीं थे, उसको शॉर्ट की एडवाइस पसंद नहीं आई, शॉर्ट को जाना पड़ा छोड़ करके अपनी पोस्ट। और इस तरीके से हिटलर को समझ में क्या आया, हिटलर को लगा कि इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, पैसे की कमी अगर दूर करनी है, तो युद्ध का तरीका अपनाना होगा। सो ही चूज वॉर एज अ वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ये उसने रास्ता निकाला, क्योंकि वो उसका सोचना था, ही थॉट दैट रिसोर्सेज वर बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, क्योंकि उसका मानना था कि युद्धों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जीतूंगा और उस एरिया से मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे और मेरी वेल्थ बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, ये उसकी सोच थी। तो हिटलर तो युद्ध की ठान चुका था। तो उसने सबसे पहले सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई बाय अटैकिंग ओवर द पोलैंड बाय जर्मनी। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, ये आप देख सकते हैं। और आक्रमण के बाद उसने ट्रिपाइटाइट एक्ट पास किया, उसने एक समझौता किया, ट्रिपाइटाइट त्रिकोणीय समझौता, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान तीनों ने एक साथ मिलकर के युद्ध में जो है लड़ने की ठानी। और इस तरीके से हिटलर ने दावा किया कि वो एक इंटरनेशनल पावर बन गया है, क्योंकि इटली, जापान जैसे स्ट्रॉन्ग देश भी उसके साथ आ गए हैं। तो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय अटैकिंग ऑन पोलैंड एंड बाय ट्रिपाइटाइट एक्ट। अब हिटलर बड़े जोश से आगे बढ़ रहा था, लॉन्ग टर्म एम थे उसके, उसने ईस्टर्न यूरोप को एक्वायर कर लिया था, फूड सप्लाईज इंश्योर कर ली थी, जर्मन्स के लिविंग स्पेस को। तो उसकी एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक उसने की कि उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया जून 1914। ही अटैक्ड ओवर द सोवियत यूनियन आफ्टर पोलैंड एंड दिस वाज अ क्वाइट ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये बन गई बेटा उसकी। और सोवियत रेड आर्मी तब तक उसके पीछे लगी रही, जर्मन सेना के पीछे लगी, जब तक कि बर्लिन तक उसे खदेड़ते हुए सोवियत आर्मी नहीं आ गई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। और इसके बाद एक और सेटबैक आने वाला था हिटलर के लिए, एक ट्विस्ट आने वाला था। अब देखते हैं वो क्या था। अमेरिका जो एक बहुत बड़ा वेपन सप्लायर, वर्ल्ड पावर था, वो युद्ध में एंट्री कर गया, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। बिकॉज ऑफ दैट यूएस एंटर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। नहीं तो यूएस किसी ना अलाइड ना जो है एक्सिस किसी भी पावर के साथ नहीं था, बट जैसे ही अटैक किया पर्ल हार्बर पे, आफ्टर दैट यूएस ज्वाइन इन 1941। 7 दिसंबर को यूएसए ने वॉर को ज्वाइन किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह यूएसए के ज्वाइन करते ही सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी की हालत फिर से वही होने लगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे, प्रॉब्लम कॉज होने लगी। तो ये हुआ एंड द वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी अगेन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो इस तरीके से
1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ। तो अब तक हमने बेटा यहाँ तक क्या समझा, हमने समझा हाउ हिटलर राइज, हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे उसने अपने आप को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग बनाया, इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, फॉरेन पॉलिसी अपनाई और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत करते हुए उसका अंत हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ नाजिज्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ Germany, and if you like, please subscribe my channel to motivate me. Thank you.